नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज इस लेक्चर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। मतलब सबसे पहले तो हम बायोम पढ़ेंगे, बायोम क्या होता है। इससे पहले 2 लेक्चर हमने दे दिए हैं। अगर आपने भाई नहीं देखे दोनों लेक्चर ना, तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, बढ़िया तरीके से देखिए। सारा का सारा नंबर 1 का कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री है और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए बात करते हैं भाई, बायोम क्या है। व्हाट इज बायोम? बायोम क्या होता है? जैसे आपने अभी तक पढ़ा कि भाई आई पढ़ लिया, इंडिविजुअल पढ़ लिया, पी पढ़ लिया मतलब पॉपुलेशन पढ़ लिया, कम्युनिटी भी पढ़ लिया आपने, इकोसिस्टम को तो पढ़ ही लिया आपने। अब आपका 2B आया है। 2B में आपका एक होता है बायोम, एक होता है बायोस्फीयर। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे बायोम। तो बायोम के बारे में सबसे पहले जानते हैं क्या है बायोम। बायोम होता है भाई कई पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं ना, 3, 4, 5, 6 तमाम जब पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं ना, तो वो आपका बनता है बायोम। इतना तो आप समझ जाएंगे। बायोम पृथ्वी का एक विशाल क्षेत्रीय पारिस्थितिकी क्षेत्र है जो मुख्य रूप से वहाँ की जलवायु, वनस्पति और जीवों की समानता द्वारा पहचाना जाता है। ये आपका 5वां स्तर है बायोम का। और यहाँ पर आप देखेंगे भाई क्या है मुख्य सूत्र। अगर आप देख सकते हैं तो बायोम में आप मुख्य सूत्र इस तरीके से याद रखेंगे कि एक समान जलवायु, एक समान वनस्पति, एक समान जीव जंतु। जैसे मरुस्थलीय बायोम, तो मरुस्थलीय बायोम है तो वहाँ फिर जो भी वनस्पति होगी ना, वह आपकी कांटेदार झाड़ियाँ होंगी, ठीक है। और सूखा क्षेत्र होगा, वहाँ के जंतु भी उस तरीके के होंगे। टेगा बायोम तो वहाँ पे ठंड का माहौल है। वर्षावन बायोम तो वहाँ बहुत घना जंगल है। तो ये इस तरीके से होता है बायोम। बस इतनी सी बात है, मतलब एक समान जलवायु है, एक समान वनस्पति है, एक समान जीव जंतु हैं। तो इसी को कहेंगे हम क्या, बायोम। अब पूछ ले बायोम इकोसिस्टम से बड़ा होता है, जाहिर सी बात है, बहुत सारे इकोसिस्टम मिल करके ही तो बायोम बनाते हैं। और बहुत सारे जब बायोम मिलेंगे तो बायोस्फीयर बन जाएगा बस। तो बायोम क्या है? बायोम जो होता है वो आपका इकोसिस्टम जो है उससे बड़ा है, लेकिन जीवमंडल से क्या होता है, छोटा होता है बस, मतलब बायोस्फीयर से। तो बस इतना याद रखना है फिलहाल। अब बायोम की खोज किसने की भाई? क्योंकि आपको पता है भाई, पारिस्थितिकी तंत्र जो था उस शब्द की खोज किसने की थी? एजी टॉन्सले ने की थी। आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? यूजिन ओडम को कहा जाता है। उसी तरीके से बायोम की खोज किस महाशय ने की थी? तो इनका नाम था फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंटस। ये वही महाशय हैं जिन्होंने इकोटोन शब्द की खोज की थी। और ये वही महाशय हैं जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण की खोज भी करते हैं। तो याद रखना, बायोम की खोज किसने की? वो की थी फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंटस ने, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। 1916 में किया था। बायोटिक कम्युनिटी के पर्याय के रूप में इसे पेश किया। इसका बाद में विस्तार करते हैं विक्टर सेल्फोर्ड जो होते हैं 1963 में। इन्होंने टुड्रा, मरुस्थल, घास के मैदान आदि को परिभाषित करके इसका वर्गीकरण किया। बायोम शब्द का खोज किसने किया? फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंटस ने। बायोम को बढ़िया तरीके से बांटा किसने, मतलब वर्गीकरण किसने किया? तो विक्टर सेल्फोर्ड ने किया था। क्लेमेंटस और विक्टर सेल्फोर्ड के अलावा एक वैज्ञानिक थे R.H. व्हाइटकर। इन्होंने तापमान और वर्षा, जो तापमान भाई घटता बढ़ता है और जो वर्षा होती नहीं होती है, उसी के आधार पे ग्राफ के आधार पे ग्राफ बनाया। उसी के आधार पे दुनिया के बायोम का सबसे सटीक वर्गीकरण दिया, जिसे आज भी प्रामाणिक माना जाता है। तो समझ रहे हैं आप, बायोम शब्द किसने दिया? क्लेमेंटस ने दिया। टुड्रा, मरुस्थल, घास के मैदान, इनको बांटा किसने? विक्टर सेल्फोर्ड ने बांटा। इसके अलावा दुनिया जो पूरी है वहाँ के हर एक बायोम का सबसे सटीक वर्गीकरण किसने किया? तो R.H. व्हाइटकर ने किया था। बस इतनी सी बात है। बायोम को निर्धारित करने वाले कारक कौन से भाई? फैक्टर अफेक्टिंग बायोम्स। अक्षांश आपका क्या होता है? अक्षांश,
अक्षांश आपके बायोम को निर्धारित करेगा, जाहिर सी बात है करेगा। आप देख लीजिए, जो आपका 0 डिग्री है वहाँ का बायोम क्या है, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते चले जाते ना बायोम क्या होता जाता है भाई। 0 डिग्री पे जो बायोम है वर्षावन का बायोम है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो उष्णकटिबंधीय बायोम मिलेगा, जो हमारे देश का मामला है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो भाई शीतोष्ण बायोम, फिर आपका टुंड्रा बायोम, ये सब मिलता रहेगा, बस सिंपल सी बात है। और स्थलीय बायोम आपको मिल जाएगा, घास के मैदान का बायोम मिल जाएगा। तो अक्षांश का फर्क पड़ता है, ठीक है, इतनी सी बात है। इसके अलावा तापमान है, टेम्परेचर है, वर्षा, प्रेसिपिटेशन, तो इसका भी फर्क पड़ता है बायोम पे। भाई कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है 0 डिग्री पे, वहाँ का हाल देखते हैं, बहुत तरीके की जैव विविधता पाई जाती है। अत्यंत बड़े छोटे जहरीले और मनमोहक जीव पाए जाते हैं। और वर्षा भी यहाँ हो रही है, जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ मरुस्थलीय बायोम हो जाता है। मृदा के प्रकार पे भी ये डिपेंड करता है, ऊंचाई पे बहुत डिपेंड करता है। भाई आप पहाड़ ले लीजिए ना, नीचे अलग तरह के वन मिलेंगे, उससे ऊपर अलग तरह के वन मिलेंगे, और ऊपर जाओगे शंकुधारी वन मिलेंगे, और थोड़ा ऊपर चले जाओ कुछ नहीं मिलेगा, लाइकेन का ही मिलेगा। तो ऊंचाई का भी प्रभाव पड़ता है बायोम पे। अब देखो, बायोम जो है स्थलीय बायोम होता है, जलीय बायोम होता है। स्थलीय बायोम में आपका टेगा बायोम हो गया, जिसे कहते हैं कोनिफेरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है और टेगा भी कहा जाता है। टुंड्रा बायोम और वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास के मैदान का बायोम। जबकि जलीय जो बायोम होता है उसमें समुद्री जल बायोम और मीठा जल बायोम, ये 2 तरीके के बायोम आपके जलीय बायोम होते हैं। जो टेगा बायोम है, ठीक है, टेगा बायोम में शंकुधारी वन मिलते हैं आपको। शंकुधारी वन कभी टुंड्रा मत लगाना, क्योंकि टुंड्रा आपके दोनों ध्रुव पे पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव पे भी मिलेगा, दक्षिणी ध्रुव पे भी मिलेगा, ठीक है। मतलब जो आपका टुंड्रा है ना, उत्तरी ध्रुव पे भी मिलेगा, उत्तरी ध्रुव पे मिलेगा और दक्षिणी ध्रुव पे भी मिलेगा। लेकिन जो टेगा बायोम है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तरी ध्रुव पे मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? उत्तरी ध्रुव पे। शंकुधारी वन वगैरह आपको यही मिलेंगे। ठंडा क्षेत्र है और कम तापमान, मध्यम वर्षा, साइबेरिया है, कनाडा, स्कैंडिवाई है, तो यहाँ पे आपको टेगा बायोम मिलेगा। ध्रुवीय टुंड्रा, जो आपका टुंड्रा बायोम है, मतलब उत्तरी ध्रुव पे भी मिलेगा, दक्षिणी ध्रुव पे भी मिलेगा, लेकिन उत्तरी ध्रुव पे ज़्यादा विकसित है, ठीक है। बहुत कम तापमान मिलेगा, बहुत कम वर्षा होगी। उदाहरण के लिए आर्कटिक क्षेत्र है, ग्रीनलैंड है। इसके अलावा जो वन बायोम होता है, इसमें जो वृक्ष होते हैं उनका प्रभुत्व होता है। उष्णकटिबंधीय से लेकर शीतोष्णकटिबंधीय तक आपके बायोम होते हैं। अधिक वर्षा होता है, ठीक है। अमेजॉन, कांगो बेसिन, भारत, सब जगह भारत में पता है उष्णकटिबंधीय आपको बायोम मिलेगा। मरुस्थलीय बायोम जो आपके थार के मरुस्थल में मिलता है, सहारा डिजर्ट में मिलता है, लद्दाख के शीतोष्ण जो मरुस्थल है वहाँ पे मिलता है, तो इसे कहते हैं मरुस्थलीय बायोम। वर्षा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम होती है। उच्च तापमान, कम आर्द्रता, सहारा, थार, गोबी, अरेबिया। घास का मैदान का बायोम होता है। मध्यम वर्षा, वृक्षों की कमी। प्रेरी आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। सवाना आपका अफ्रीका में पड़ता है। इसके अलावा जलीय बायोम में समुद्री जल बायोम आता है, मीठा जल बायोम आता है, ठीक है। समुद्री महासागर, कोरल रीफ, उच्च लवणता पाई जाएगी। पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम कहाँ पे है? समुद्र में है। प्रशांत महासागर में प्रबल वृत्तियाँ हैं। नदियाँ, झीलें, तालाब क्या है? मीठे जल का बायोम है। बायोम जो है ना, वो पृथ्वी पर जलवायु, वनस्पति जीवों की समानता पर आधारित विशाल पारिस्थितिकी क्षेत्र होते हैं। बायोम का अध्ययन हमें जैव विविधता के वितरण, संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में मदद करता है। बायोम पारिस्थितिकी तंत्रों के समूहों का व्यापक क्षेत्रीय समुच्चय है, मतलब तमाम जो पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं तो उनका जो समुच्चय होता है वो बायोम है। यहाँ आप देख सकते हो स्थलीय बायोम मतलब टेरेस्ट्रियल बायोम जो होता है, इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। तो ये कहाँ होगा वर्षावन? जो 0 डिग्री है इसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री
साउथ में आपको वर्षा वन बायोम देखने को मिलेगा। और जैसे अमेजॉन बेसिन है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से इतनी अधिक मात्रा में निकलती है क्योंकि बहुत घने जंगल होते हैं। वर्ष भर यहाँ पे पानी बरसता रहता है, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती रहती है झमाझम। दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता जो है और उनका जो स्तरीकरण है, स्ट्रेटिफिकेशन, पेड़ों की जो परतें होती है, नीचे का आपका क्या होता है, हार्बीवेरस होता है, उसके बाद एकदम ऊपर का क्या होता है, ओवर स्टोरी कैनोपी होता है। तो ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ के वृक्ष सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, मतलब पूरे साल हरे रहते हैं, कभी जो है मुरझाते नहीं हैं। इसके अलावा जो आपका सवाना बायोम होता है, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ये आपका ज़्यादातर अफ्रीका में मिलता है। यहाँ बिखरे हुए पेड़ होते हैं, कहीं कहीं एक आध पेड़ मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर घास होंगी। और इसे बिग गेम कंट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बिग गेम कंट्री सवाना घास के मैदान को? क्योंकि यहाँ पर बड़े शिकारी जानवर जैसे शेर, चीता बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो सवाना घास के मैदान जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बिग गेम कंट्री। ऐसे पूछ लेगा, दे देगा भाई बिग गेम कंट्री किस तरह की घास के मैदान को कहा जाता है? ऑप्शन उसने दे दिया सवाना घास का मैदान या उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, दूसरा दे दिया शीतोष्ण घास का मैदान, और चौथा दे दिया कि सामान्य घास का मैदान। इसी तरीके से दे दिया। तो आपको लगाना है सवाना या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं ठंडी जगह होते हैं, मतलब जैसे आपका उत्तरी अमेरिका क्या है, ठंडी जगह है, तो वहीं पर जो है नाम रखा गया है शीतोष्ण घास के मैदान का प्रियरी, और इसी के आधार पे इनको प्रियरी घास के मैदान भी कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे लंबी घास होती है और मुलायम घास होती है। सबसे बड़ी बात, लंबी और मुलायम घासें पाई जाती हैं शीतोष्ण घास के मैदान में। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में, इन्हें शीतोष्ण घास का मैदान कहा जाता है। और पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोपेशिया, वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए जो आपका उत्तरी अमेरिका होता है ना, मतलब दक्षिणी अमेरिका, तो अर्जेंटीना आपका यहाँ पे पड़ता है, इस जगह पे अर्जेंटीना हो गया, तो यहाँ पे आपका पंपास मिलेगा। इसके अलावा मरुस्थलीय बायोम जो होता है, आपको पता है अत्यंत कम वर्षा होगी, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ। और यहाँ के जो पौधे होते हैं मरुद्भिद होते हैं, जेरोफाइट्स, इनकी पत्तियाँ कांटे तरह की होती हैं, मतलब कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, या बबूल का पेड़ हो गया। जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहरी जाती हैं, नहरी नहीं गहरी जाएंगी, बहुत अंदर तक घुस जाती हैं कि भाई कहीं तो पानी मिले, बेचारा प्यासे हैं इतने दिन से, तो ये पानी की खोज में बहुत नीचे चली जाती हैं इनकी जड़ें। इसके अलावा टेगा या जो शंकुधारी वन बायोम है, मतलब टेगा को ही कहा जाता है शंकुधारी वन बायोम, क्योंकि जो शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं ना, वो टेगा बायोम में ही पाए जाते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा निरंतर स्थलीय बायोम है, मतलब निरंतर जो फैला हुआ है। उस मामले में अगर देखोगे ना, तो सबसे बड़ा कौन सा है निरंतर फैला हुआ? टेगा या शंकुधारी वन बायोम, मतलब बीच बीच ऐसा नहीं बीच में कुछ हुआ, डायरेक्ट फैला हुआ है। चीड़, देवदार, स्प्रूस जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ी जो है बहुत मुलायम होती है, कागज उद्योग के लिए बहुत अच्छी होती है। अब आपका आ गया टुड्रा बायोम। टुड्रा बायोम आपका ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे आपका उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टुड्रा बायोम। ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की भूमि स्थायी रूप से जमी होती है, जिसे परमाफ्रास्ट कहा जाता है। ये दोनों की बात कर रहा हूँ, उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव है, जो वहाँ पे ज़मीन जमी हुई है ना, उसको परमाफ्रास्ट कहते हैं। यहाँ पर कोई पेड़ पौधा वगैरह नहीं उगता है, बस काई और लाइकेन पाए जाते हैं, मतलब मॉस लाइकेन। जो काई होता है उसे इंग्लिश में मॉसेस कहा जाता है, या मॉस कह सकते हो। अब जलीय बायोम की बात आ गई भाई, जो जलीय बायोम आपका होता है इसकी बात आ गई। जलीय बायोम में देखोगे तो समुद्री बायोम होता है, मीठे पानी का बायोम होता है।
समुद्री वायुओं में महासागर आ गया, कोरल रीफ मतलब प्रवाल भित्तियाँ, जिन्हें समुद्र के वर्षावन के रूप में जाना जाता है। इसमें लवणता अधिक होती है, मतलब साल्ट ज़्यादा मात्रा में होता है। नदियाँ, झीलें और आर्द्रभूमियाँ क्या हैं, मीठे पानी का बायोम है। अब बायोम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द आप देख सकते हैं, जैसे इकोटोन, पता ही है आपको, मैंने पढ़ाया है। संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, इसमें एज इफेक्ट और एज स्पीसीज पाई जाती हैं। परमाफ्रॉस्ट मतलब बहुत तगड़े से जो जमी हुई ज़मीन होती है ना, उसे कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। टुंड्रा बायोम में लगातार 2 या 2 से अधिक वर्षों तक जमी रहने वाली बर्फ़ की परत जो होती है उसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसके पिघलने से मीथेन गैस निकलती है, जो चिंता का विषय है। अब देखिए, बायोमास की बात करें तो किसी बायोम के प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित जो जीव होते हैं उनके कुल सूखा भार जो होता है ना, उसे कहते हैं बायोमास। मतलब पानी वानी निकाल के, जैसे मछली आपने जिंदा पकड़ ली, फिर आप उसे सुखा रहे हैं महीने 2 महीने धूप में, तो उसका सब पानी उड़ गया, तो उसका जो सूखा भार बचा उसे कहते हैं बायोमास। मछली जब गीली थी, उसमें पानी वानी सब भरा हुआ था, वो 10 किलो की थी, लेकिन सूखने के बाद 4 किलो की ही बची। मानव निर्मित बायोम देख सकते हो भाई, घने शहर हैं, बड़े कृषि क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं। अब यहाँ जलवायु परिवर्तन का बायोम पर प्रभाव देख सकते हैं आप। मतलब जो आपका टेगा बायोम था ना, टेगा बायोम का क्षेत्र था, वो कहाँ बढ़ता जा रहा है, वो टुंड्रा की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे जो ध्रुवीय जीव हैं उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। क्योंकि अब वो तो ठंडी जगह पे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ भी पूरा पहुँच जाएगा, सब पेड़ पौधे उगने लगेंगे, गर्मी होगी तो दिक्कत होगी उन्हें। बायोम और पारिस्थितिकी में अंतर क्या होता है? मतलब पारिस्थितिकी जो होता है विज्ञान की शाखा है, जिसमें जीव और उनके पर्यावरण के आपस में संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। जबकि जो बायोम होता है ना, एक पृथ्वी पर स्थित एक वास्तविक विशाल भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसमें रेगिस्तान, वर्षावन, जहाँ पर एक जैसी जलवायु और एक जैसे जीव पाए जाते हैं, वही आपका बायोम है। यहाँ पर अंतर आप देख सकते हैं। जो परिभाषा में देखेंगे भाई, पारिस्थितिकी क्षेत्र जो होता है इसमें सारी चीज़ें होती हैं, मतलब पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। इसमें एक बड़ा वैश्विक या क्षेत्रीय क्षेत्र है जो मुख्य रूप से वहाँ की जलवायु प्रमुख वनस्पति से पहचाना जाता है। ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, मतलब एक पानी की बूंद से लेकर तालाब तक या समुद्र तक आपका पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, और ये बड़ा ही रहता है। तो यही सब है बस। अब यहाँ देख सकते हो भाई, ये अमेजोन का जंगल है, वर्षावन है पूरा, तो ये एक बायोम है। अमेजोन का पूरा वर्षावन क्षेत्र क्या है, बायोम है। लेकिन जो इसमें एक नदी बह रही है, ये आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। एक पेड़ है, वो भी अपना पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। एक तालाब है, तो वो भी पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। तो नदी, तालाब, पेड़ पर रहने वाले कीड़े मकोड़े, ये सब अपना पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। यहाँ पर बायोम का ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन देख सकते हो। जो भूमि की परत है उसे क्या कहा जाता है, हर्बिसियस। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है बहुत छोटे छोटे आपके जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे कवक, फंगी, ये सब मिलते हैं, अब घटक पाए जाते हैं। यहाँ प्रकाश सिर्फ 2% पहुँचता है। इसके बाद भूमि की परत आती, शेडी लेयर, यहाँ झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, कुछ फर्न वगैरह। झाड़ीदार परत मतलब अंडर स्टोरी, छोटे पौधे होते हैं, बड़ी पत्तियों वाले जो है झाड़ियाँ होती हैं। फिर आपका कैनोपी लेयर आता है। कैनोपी लेयर में क्या होता है, पेड़ों का एक घना नेटवर्क जो छतरी की तरह काम करता है। अधिकांश पक्षी और बंदर कैनोपी लेयर पे ही पाए जाते हैं, इसको मध्यम परत भी कहा जाता है। और जो सबसे ऊपर होता है इमरजेंट लेयर होता है। सबसे ऊंचे पेड़ 90 से 100 फीट से भी अधिक जो छतरी को पार कर ऊपर निकल जाते हैं, इन्हें सीधे धूप मिलती है, तो इमरजेंट लेयर में ये आते हैं। मतलब देख सकते हो प्रकाश की उपलब्धता का प्रमाण। मतलब जो सबसे नीचे 2%, उससे ऊपर 2 से 5, उससे ऊपर 5 से 20, उससे ऊपर 20 से 50, फिर 100%। जीव जंतुओं के अनुकूलन के नियम आप देख सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे एलन, ठीक है, उन्होंने एक नियम बताया
कि भाई जो ठंडे वायु में जैसे टुड्रा हो गया, तो वहाँ पर जो रहने वाले स्तनधारी हैं ना, उनके कान, नाक और पैर जो हैं छोटे होंगे। क्यों छोटे होंगे? क्योंकि वो अपना ऊष्मा का क्षय ज़्यादा नहीं करना चाहते। क्योंकि ऊष्मा का क्षय कब होगा? जब कान बड़े हैं तो ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और गर्मी बाहर निकल जाएगी। तो जो ठंडा क्षेत्र है वहाँ पर जीव जंतुओं के कान छोटे होंगे, नाक छोटी होगी, पैर भी छोटे होंगे। लेकिन जब आप रेगिस्तानी लोमड़ी को देखेंगे तो क्योंकि वहाँ पे गर्म क्षेत्र है, गर्म जलवायु है, तो उनको अपनी गर्मी निकालनी ही निकालनी है। तो जिसको नहीं निकालनी उसके अंग छोटे हैं, जिसको निकालनी उसके अंग बड़े हैं। जैसे आप ऊँट को देखते हैं तो उसके कितने बड़े पैर होते हैं, तो आपका रेगिस्तान से संबंधित है। वहीं अगर आप देखते हैं भाई बर्गमैन का नियम, तो बर्गमैन ने भी एक नियम दिया था, जीव जंतुओं के अनुकूलन नियम में ये आता है। इन्होंने बताया भाई ठंडे क्षेत्र जो हैं वहाँ के जो जीव होते हैं उनका शारीरिक आकार गर्म क्षेत्र के जीवों की तुलना में बड़ा होता है। मतलब जो ठंडा क्षेत्र है उनमें जो जीव होंगे उनका आकार, जैसे आपका एक जंगल में भालू है तो एक जो टुड्रा प्रदेश में भालू है तो वो बड़ा होगा इस भालू से। ये आपका सामान्य भालू है, ये आपका ध्रुवीय भालू है, मतलब बड़ा आकार है। एक आपका ग्लोगर का नियम है, तो ग्लोगर का जो रूल है उन्होंने बताया भाई जो गर्म और आर्द्र बायोम होता है, मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षावन के जो जीव होते हैं उनकी त्वचा का रंग अधिक गहरा होगा, और जबकि ठंडे और शुष्क बायोम के जीवों का रंग हल्का होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं भाई, ध्रुवीय भालू सफ़ेद है, टुड्रा की लोमड़ी सफ़ेद है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखेंगे वहाँ बहुत तरह तरह के जीव रंग बिरंगे पाए जाते हैं। ध्रुवीय पक्षी भी जो है हल्के रंग का होगा। अब बात करते हैं हम जीवमंडल की, कि भाई जीवमंडल क्या है, व्हाट इज बायोस्फीयर। मतलब आप देख सकते हैं भाई आपका क्या है, ये एक आपका है स्थल मंडल जहाँ पे ज़मीन है, एक आपका जलमंडल जहाँ पानी है, एक है आपका वायुमंडल जहाँ पे आकाश है। तो स्थल मंडल जो आपका ये है, ये आपका वायुमंडल है, ये आपका जलमंडल है। इन तीनों को मिला के जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर रहने लायक स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, तो उसी को कहा जाता है जीवमंडल। इसकी सीमा की बात करोगे भाई, क्या सीमा है इसकी, तो जो समुद्र तल है उससे लगभग 11 किलोमीटर नीचे तक मेरियाना ट्रेंच है। इसके अलावा जो ज़मीन है वहाँ से लेकर 9 किलोमीटर ऊपर तक आपका जीवमंडल है। लेकिन जो जीवन पाया जाता है इस जीवमंडल में वो कहाँ तक पाया जाता है, समुद्र तल से 200 मीटर नीचे और भूमि से 6000 मीटर ऊपर तक। समुद्र तल से 200 मीटर नीचे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जीवन नहीं मिलेगा, 6000 मीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ भी जीवन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जो बायोस्फीयर शब्द था, मतलब जो जीवमंडल शब्द था उसकी खोज किसने की। जैसे आपका अभी मैंने बात की थी कि जो बायोम शब्द था उसकी खोज कौन करते हैं, क्लेमेंटस करते हैं। तो उसी तरीके से बायोस्फीयर शब्द है उसकी खोज करते हैं एडवर्ड सुएस। ये ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक। इन्होंने इसे केवल पृथ्वी पर जीवन के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया है, मतलब पृथ्वी पे ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीवन है उसके रूप में इन्होंने इसे परिभाषित किया, बायोस्फीयर को यानी जीवमंडल को। वहीं जो आधुनिक परिभाषा इसकी दी है वो किसने दी है, व्लादिमीर वर्नाडस्की ने। ये भी रूसी वैज्ञानिक हैं, मतलब ये ऑस्ट्रेलियाई हैं आपके जो एडवर्ड सुएस हैं, और ये आपके रूसी वैज्ञानिक हैं व्लादिमीर वर्नाडस्की। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी 1926 में, द बायोस्फीयर। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसमें जो द बायोस्फीयर है, इसमें बायोस्फीयर को एक पारिस्थितिकी और भू रासायनिक बल के रूप में विकसित किया, और इन्हें ही आधुनिक जीवमंडल अवधारणा का जनक माना जाता है। आधुनिक जीवमंडल अवधारणा का जनक किसे कहा जाता है, व्लादिमीर वर्नाडस्की को। सर्वप्रथम बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग किसने किया, एडवर्ड सुएस ने।
अब यूनेस्को का एक मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम है, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम है भाई? मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम। तो ये जो मैप कार्यक्रम है, जिसका फुल फॉर्म ये होता है मैन एंड द बायोस्फीयर, ये 1971 में शुरू होता है और मानव और पर्यावरण के बीच में संतुलन स्थापित करने का काम करता है। इसके साथ ही जीवमंडल के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने की बात भी करता है। तो मैप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? यूनेस्को के द्वारा। कब शुरू किया गया? 1971 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैन एंड द बायोस्फीयर। ये आपको याद रखना है। जो बायोस्फीयर होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। जो कोर जोन होता है पूर्णतः संरक्षित होता है, मतलब यहाँ कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी मानव के द्वारा। इसके अलावा जो आपका बायोस्फीयर होता है उसमें जो बफर जोन होता है, यहाँ पे आप अनुसंधान कर सकते हैं, शिक्षा का काम कर सकते हैं, नियंत्रित पर्यटन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको जो खोज वोज करनी वो कर सकते हो बफर जोन में, शिक्षा कुछ आपको प्राप्त करनी वो भी कर सकते हो, नियंत्रित मात्रा में घूम भी सकते हो। ट्रांजिशन जोन जो भी है उसी में हम लोग रहते हैं भाई, मानव बस्ती, खेती, फसलें, वन संसाधन जो भी हैं, तो ये सब आपका ट्रांजिशन जोन में आता है। कोर जोन आपके पूरी तरीके से कानूनी रूप से सुरक्षित हैं, यहाँ किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं अलाउ है, ये बिल्कुल नहीं अलाउ भाई। बफर जोन जो है वो कोर जोन को घेरे रहता है, यहाँ केवल वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरणीय शिक्षा, नियंत्रित पर्यटन, और ट्रांजिशन जोन में हम लोग रहते ही रहते हैं। भारत में अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात आप करते हैं तो टोटल इस समय जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में वो आपके 18 हैं, जिसमें से 13 जो हैं यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क, मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज होता है उसमें शामिल हैं। मतलब यूनेस्को में 13 शामिल हैं टोटल 18 में से। और जो इनका यूनेस्को का वैश्विक नेटवर्क प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, WNBR का हिस्सा है। जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ था वो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में से घोषित किया गया, और ये तमिलनाडु और केरल में पड़ता है, और कर्नाटक में भी कुछ क्षेत्र इसका है। मतलब 3 राज्यों के मिलन स्थल पे नीलगिरी पाया जाता है। सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका कच्छ का रण है गुजरात में। सबसे छोटा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका डिब्रू सेखोवा असम में। यूनेस्को में जो 12वां आपका शामिल हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व वो था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो अभी 13वां शामिल हुआ है, मतलब लेटेस्ट, वो आपका हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल, मतलब कोल्ड डिजर्ट है, जो कि 13वां अभी शामिल हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व में। और यहाँ देख सकते हो ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं, 13 के 13 नाम दे रखे हैं यहाँ पे। नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक जो मेघालय में है, सुंदरवन, मानस, सिमलीपाल अभ्यारण्य, डिब्रू सेखोवा, कच्छ का रण, महानंदा मणिपुर, पंचमढ़ी, आगरमलाई, मतलब अगस्त मलाई होगा, यहाँ आगरमलाई नहीं होगा, पन्ना। इसके अलावा अचना कमार, अमरकंटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यूनेस्को में भी जो लेटेस्ट शामिल हुआ है 27 दिसंबर 2025 को, वो आपका क्या है? वो आपका है कोल्ड डिजर्ट, हिमाचल प्रदेश का। जीवमंडल के लिए प्रमुख खतरे क्या हैं? एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियाँ, मतलब ह्यूमन इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे भाई? वनों की कटाई करोगे तो प्रभाव पड़ेगा, शहर में प्रदूषण आपका बढ़ रहा है तो भी पड़ेगा, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, ये भी जो है खतरा पैदा करेगा, ठीक है, जीवमंडल में। ग्लोबल वार्मिंग से भी खतरा बढ़ना ही बढ़ना है, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और प्रजातियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत बड़ा कारण है जीवमंडल के खतरे के लिए। जैव संचयन और जैव आवर्धन जैसी क्रियाएं होंगी, उसमें होगा क्या भाई? जैसे कोई पौधा है ना, मान लीजिए प्लवक है, जो कि फाइटोप्लैंक्टन जिसे कहा जाता है, हिंदी में प्लवक कहा जाता है, तो समुद्र में है तो वहाँ पे वो पोषक तत्व तो लेगा ही पानी से,
लेकिन अगर कोई जहरीला पदार्थ आ गया, आर्सेनिक वगैरह आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो भी ये ग्रहण कर लेगा। उसके बाद मछलियाँ खाएंगी, फिर उसमें जाएगा, फिर लास्ट में मनुष्य में जाएगा। तो जैव संचयन और जैववर्धन भी जैव मंडल के लिए खतरा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य क्या है। तो मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह मतलब एनर्जी फ्लो। दूसरा काम होता है पोषक चक्र यानी जैव भू रासायनिक चक्र, जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होता है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा आपका होता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्र और पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जिसके बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अगर पहले वाले लेक्चर आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। तो उस पर क्लिक करिए, सारे वीडियो आ जाएंगे और बढ़िया तरीके से क्रम से सारी वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। खुद से जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसकी अलग ही बात होगी, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले ऊर्जा प्रवाह का मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह का मूल सिद्धांत क्या है। ऊर्जा प्रवाह का मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो। तो जो सबसे पहला चीज़ होता है भाई ऊर्जा के प्रवाह में, कौन होता है, सूर्य होता है, सन होता है। पृथ्वी पर किसी को भी ऊर्जा मिल रही है तो एक हिसाब से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें सूर्य जो है आपका शामिल है। मान लीजिए आप पेड़ पौधे से एनर्जी ले रहे हैं, तो भाई पेड़ पौधों ने कहाँ से एनर्जी ली है, सूर्य से ली है। मान लीजिए आप किसी जीव जंतु को खा रहे हैं, ठीक है, तो जीव जंतु ने कहाँ से एनर्जी ली, पेड़ पौधों से ली। और पेड़ पौधों ने कहाँ से ली, उसने सूर्य से ली। पृथ्वी पर सभी जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल जो बेल्ट है उसको छोड़कर, क्योंकि जो गहरा समुद्र होता है वहाँ अलग तरीके से प्रक्रिया होती है, मतलब रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से वहाँ के पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन वगैरह निर्माण करते हैं। लेकिन गहरे समुद्र के ऊपर जो उथला समुद्र होता है मतलब 200 मीटर तक, वहाँ भी सूर्य के प्रकाश से ही एनर्जी मिलती है, मतलब फाइटोप्लैंक्टन जो है पनपते हैं और उनको प्रकाश मिलता है। लेकिन गहरे समुद्र में अलग प्रक्रिया होती है। और बाकी पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, वो है सूर्य। इसे प्राथमिक स्रोत भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं भाई सौर विकिरण का वर्गीकरण, सौर विकिरण जो होता है उसका वर्गीकरण किया जाता है। आपने देखा है इंद्रधनुष होता है, तो जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है उसका केवल 50% से भी कम हिस्सा, जो सूर्य से टोटल प्रकाश आया ना, तो उसका 50%, मान लीजिए कि ये आपकी कितनी लाइनें हैं, ये आपकी 8 लाइनें हैं, तो सिर्फ 50% और उससे भी कम हिस्सा प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य से आने वाले प्रकाश का सिर्फ और सिर्फ 50% से कम हिस्सा यूज होता है। ये प्रश्न लेखपाल में आया था और उसमें 50% दे रखा था, उसको बाद में आयोग ने गलत माना क्योंकि 50% से कम होता है। अब देखिए यहाँ PAR जो आपका है ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधी एक शब्द है, तो इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण, इसका जो है हिंदी अनुवाद होगा। तो ये चीज़ आपने समझी कि भाई जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश का 50% से भी कम हिस्सा प्रयोग करते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण के यूज में। दूसरा ये है कि पौधों द्वारा उपयोग, पौधे और प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया, मतलब जो आपका प्रकाश संश्लेषण करने वाले आपके जीवाणु होते हैं, पौधे भी और जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाते हैं। ज़्यादातर जीवाणु क्या होते हैं, वो जंतु में आते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु हैं जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, तो वो पौधों में आते हैं। तो पौधे और प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं PAR का केवल 2 से 10%, मतलब जो भी 50% से कम हिस्सा उनको मिला है प्रकाश का, उसमें से 2 से 10% हिस्सा ही अवशोषित कर पाते हैं। और यही छोटी सी ऊर्जा पूरे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में
महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए ऊर्जा प्रवाह की दिशा की बात करते हैं हम। ऊर्जा प्रवाह की दिशा, तो ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब सूर्य से पौधे ने जो है ऊर्जा ग्रहण की, पौधे से जो है हिरण ने ऊर्जा ग्रहण की, और हिरण से शेर ने जो है ऊर्जा ग्रहण की। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, लेकिन जो पोषक तत्व होते हैं उनका जो प्रवाह होता है वो गैर चक्रीय होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, लेकिन जो आपके जैसे तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो इनका जो प्रवाह होता है वो चक्रीय होता है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है भाई कि जो ऊर्जा का प्रवाह है कैसा होगा। ऑप्शन दे देगा एक दिशीय, चक्रीय, द्विदिशीय, त्रिदिशीय। तो एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में होता है। वहीं पोषक तत्व का प्रवाह कैसा होता है, वो चक्रीय होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह गैर चक्रीय, कभी कभी ऑप्शन देगा तो उसमें आपका एक दिशीय नहीं देगा, गैर चक्रीय दे देगा, तो गैर चक्रीय लगा देना। पोषक तत्वों की तरह, जो पोषक तत्व होते हैं उनकी तरह ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है, मतलब ये गैर चक्रीय होता है। एक बार जब ऊर्जा ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में चली जाती है तो दोबारा पौधे उपयोग नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात है। तो गैर चक्रीय भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि एक दिशीय ही दे, गैर चक्रीय भी ऑप्शन में हो सकता है। अब देखिए हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के नियम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के नियम। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो भौतिकी के दो मूलभूत नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। वो कौन से नियम है भाई साहब, तो चलिए बात करते हैं। तो जो पहला नियम है, पहला नियम आपका क्या है कि भाई ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे यहाँ आप उदाहरण देख सकते हैं, भाई सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा किसको मिली, भाई प्रकाश संश्लेषण किया पत्ती ने, पेड़ ने। ठीक है, उसके बाद में यही पत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल गई, मतलब ग्लूकोज में। भाई आपने खा लिया, पत्ती खा लिया या सब्जी खा ली, जो भी पेड़ पौधों से आपने प्राप्त किया, तो उन्होंने जो है ऊर्जा किससे प्राप्त की थी, सूर्य से, और वही ऊर्जा आपको मिल गई, उसको खाने से ग्लूकोज बना लिया आपने। तो ये आपका क्या है कि भाई ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा नियम क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब भी ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा जो है ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। कोई भी ऊर्जा रूपांतरण 100% कुशल नहीं होता है, मतलब 100% नहीं होगा कि भाई पत्ती ने जो है सूर्य से प्रकाश लेकर के अपना भोजन का निर्माण किया, तो 100% वो जो है जब आप खाएंगे तो रासायनिक ऊर्जा आपको मिल जाएगी। उसमें से जो पौधे ने CO2 भी निकाला, ठीक है, तो इसमें श्वसन की बहुत सारी ऊर्जा उसकी ख़त्म हो गई। उसके बाद आपने खा लिया तो टोटल आपको थोड़े मिलेगा, जो अवशेष उसका बचेगा वो आप निकाल देंगे, जाहिर सी बात है। तो ये होता है कि मतलब 100% कुशलता से नहीं होगा ऊर्जा का रूपांतरण। पारिस्थितिकी में अनुप्रयोग, जीवों को अपने शरीर को बनाए रखने और श्वसन के लिए लगातार नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरानी ऊर्जा ऊष्मा बनकर उड़ जाती है। भाई रासायनिक भोजन है तो जीवों की गतिविधियाँ और श्वसन, मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, तो उसमें ऊष्मा का क्षय हो रहा है, तो ऊष्मा की हानि होगी। एक आपके वैज्ञानिक थे रेमंड लिंडमैन, ठीक है, ये अमेरिकी पारिस्थितिकीविद थे, मतलब एनवायरमेंटलिस्ट कह सकते हो या इकोलॉजिस्ट कह सकते हो, तो ये थे। तो इन्होंने जो है ऊर्जा प्रवाह का एक नियम दिया, 10% का नियम। इन्होंने कहा कि भाई एक ऊर्जा एक पोषी स्तर से अगले उच्च पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती रहती है, और जब ये होती है स्थानांतरित तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में जैविक पदार्थ के रूप में संचित होती है। ये मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन यहाँ आप डिटेल में समझ के चलेंगे।
पौधों के पास जो ऊर्जा बनी, उन्होंने सूर्य से जो है उष्मा ली और सब चीज़ बढ़िया तरीके से ग्रहण किया, तो 10,000 किलो कैलोरी की ऊर्जा इनके अंदर थी। लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता आता है, ठीक है, हिरन आता है, घास को खा जाता है या पौधे को खा जाता है, तो इसके अंदर जो 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा पौधे के अंदर संचित थी, उसमें से सिर्फ 1,000 कैलोरी ही ऊर्जा आएगी बस, और 9,000 जो है इधर उधर ख़त्म हो जाएगी। मतलब कैसे ख़त्म होगी? कुछ तो जो है जो ग्रहण किया तो उष्मा में क्षय हुआ, मतलब श्वसन में क्षय हुआ, उसके बाद उसने खाया, उससे जो एनर्जी मिली, और नहीं फिर जो है सारा वेस्ट निकल जाता है मल मूत्र विसर्जन में, वो खेत में जाएगा तो उसमें भी मिल जाएगा। उसके बाद जो हिरन ने खाया और 10% ऊर्जा ग्रहण की, तो 1,000 किलो कैलोरी ऊर्जा ग्रहण की। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता मतलब मांसाहारी जो आपके हैं, मान लीजिए भेड़िया आया, तो भेड़िए ने इसे खा लिया, तो यहाँ पे उसको जो ऊर्जा मिलेगी 1,000 किलो कैलोरी से सिर्फ और सिर्फ 10 किलो कैलोरी मिलेगी। उसके बाद में जब फाइनल में शेर आएगा, तो उसको इस भेड़िए को खाने से केवल 10 किलो कैलोरी ऊर्जा ही मिलेगी। तो ये मामला है। अब यहाँ देख सकते हो, मतलब 10% का नियम ये हो गया। 90% का क्षय कैसे हो रहा है? चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म और दैनिक गतिविधियों में खर्च हो जाता है ये। दूसरी बात है श्वसन, मतलब रेस्पिरेशन के माध्यम से उष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, वायुमंडल में चला जाता है, और कुछ हिस्सा बिना पचे बाहर निकल जाता है। तो 10% ऊर्जा स्थानांतरित हुई, 90% की हानि होती है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे लगातार क्विज वगैरह चलता रहता है, और इसकी PDF भी हम वहीं पे प्रोवाइड करवा देंगे। अब यहाँ परीक्षा के लिए जो है गणितीय उदाहरण है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो वही सारी चीज़ें हैं कि T1 में 10,000 जूल है, फिर T2 जो आपका है ट्रॉफिक नंबर 2 जो होता है, वहाँ 1,000 जूल जाएगा, फिर T3 में 100 जूल, उसके बाद T4 में 10 जूल, और जो T5 है जो सी से शिकारी, उसे T5 से इंडिकेट किया जाता है, तो इसके पास सिर्फ 1 जूल जाएगा। ऊर्जा प्रवाह के पारिस्थितिकी मॉडल, एनर्जी फ्लो मॉडल्स की बात करते हैं हम, और 2 मॉडल दिए गए मुख्यतः। तो जो पहला मॉडल है इसको कहा जाता है एकल सारणी या रैखिक मॉडल, सिंगल चैनल या लाइनियर एनर्जी मॉडल। यह मॉडल दर्शाता है कि भाई ऊर्जा जो है एक सीधे क्रम में उत्पादकों से शीर्ष मांसाहारी जीवों की तरफ बहती है। मतलब एकल सारणी या रैखिक मॉडल, जो ऊर्जा है एक सीधी राह में चल रही है, सौर ऊर्जा है, उससे घास को ऊर्जा मिली, घास से टिड्डे को, टिड्डे से मेढक को, मेढक से सांप को, सांप से शेर शिकारी। तो ये आपका रैखिक मॉडल होता है। वहीं वाई आकार का एक मॉडल होता है। क्या होता है? वाई आकार का मॉडल, वाई शेप्ड यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल। इसके जो प्रतिपादक थे कौन थे? E.P. ओडम थे। ये जो मॉडल है परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सभी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल आपको तो सारी चीज़ें कवर करके चलनी है, क्योंकि परीक्षा जब होगी तो आपको तो नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उन्होंने बता दिया एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आने हैं, 15 आने, 20 आने, तो आपको इतना पता है, इसलिए आपको हर एक टॉपिक कवर करके चलना है बढ़िया तरीके से। तो वाई आकार मॉडल किसने दिया था? ये आपको याद रखना है, E.P. ओडम ने दिया था। पहले तो आपको यही याद रखना है। दूसरी बात है भाई, ओडम ने बताया था कि प्रकृति में ऊर्जा प्रवाह की 2 धाराएं एक साथ चलती हैं। मतलब वाई जैसे आपका है इस तरीके से, तो वाई में 2 हाथ हैं, तो 2 हाथों की तरह चलती हैं एक साथ। इसी मॉडल से चराई खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला निकल के आता है। जो आपका एकल रैखिक मॉडल था उसमें तो सीधा चलेगा प्रवाह भाई, लेकिन जो वाई आकार मॉडल है उसमें बताया कि भाई 2 तरीके से चलेगा। एक पेड़ अगर ऐसे है, ठीक है, एक पेड़ यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए प्लांट्स है, ठीक है, ऐसे पेड़ है, तो उसमें क्या होगा, उसकी पत्तियाँ जो जीव खाएंगे तो उनका जो खाद्य श्रृंखला चलेगा उसे कहेंगे चराई खाद्य श्रृंखला, मतलब ग्रेजिंग फूड चेन।
जीवित जीवों के माध्यम से ये होगा। दूसरा ये हुआ कि भाई कुछ पत्तियां नीचे गिरी ज़मीन पे, उसे किसी जीव ने नहीं खाया, लेकिन वो पत्तियां नीचे गिर गई और मृत पत्तियां हो गई, तो उनका भी तो जो है साइकिल होगा कुछ, तो उसे कहते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला या डेट्रिटस फूड चेन। इसे डीएफसी कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी। ये जीवित जीवों के माध्यम से होता है, ये मृत कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से होता है। अब जो चराई खाद्य श्रृंखला है उसमें जो पत्तियां शाकाहारी जीव ने खाई, उसके बाद शाकाहारी जीव को मांसाहारी ने खाया, मांसाहारी को शीर्ष मांसाहारी ने खाया। और जो डेट्रिटस थे मतलब जो आपके मृत पत्तियां गिरी हुई हैं, पेड़ की शाखाएं गिरी हुई हैं, कुछ भी गिरा हुआ है, ठीक है, सिर्फ पत्तियों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो जो भी गिरा है नीचे वो मृत है। जो पेड़ और पत्तियां गिरी हैं उसका क्या होगा भाई, वो मृत हैं, तो जो बैक्टीरिया कवक होंगे उसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे, निच्छालन होगा, फिर धीरे धीरे वो मिट्टी में मिल जाएंगे और पुनः पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होगा। तो यही आपका है वाई आकार मॉडल जो कि ईपी ऑर्डम ने दिया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऊर्जा के संबंध में पारिस्थितिकी दक्षता मतलब इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखेंगे आप इकोलॉजिकल जो एफिशिएंसी है इसमें क्या होगा कि भाई एक पोषी स्तर पर प्राप्त ऊर्जा, एक पोषी स्तर है उस पर जो प्राप्त ऊर्जा है उससे पिछले पोषी स्तर पर प्राप्त ऊर्जा का अनुपात जो होता है उसी से पारिस्थितिकी दक्षता निकलती है। ये आमतौर पर 10% के बराबर होता है। जैसे आपकी क्या है कि भाई ऊपरी स्तर पर ऊर्जा जो प्राप्त हुई उसके पिछले स्तर पर जो ऊर्जा प्राप्त हुई थी, मान लीजिए ऊपरी स्तर पर जो ऊर्जा प्राप्त हुई है वो आपकी 100 कैलोरी है। कितनी है? 100 कैलोरी। और जो उससे पिछले स्तर पे प्राप्त ऊर्जा थी वो कितनी थी? वो आपकी 1000 थी। क्यों थी? क्योंकि लिंडेमैन का जो नियम है आपको पता है भाई, 10% ईंधन होता है, तो ये आपका 1000 कैलोरी था। उसके बाद यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कट्टा ये कट्टा ये कट्टा ये, तो लगभग 10% के बराबर होता है। इसे कहते हैं पारिस्थितिकी दक्षता। तो ये फार्मूला याद रखना है क्योंकि ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि भाई जो पारिस्थितिकी दक्षता होता है वो कैसे, किस सूत्र से निकाला जाता है। मान लीजिए पूछ लिया उसने कि भाई जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है उसको निकालने के लिए फार्मूला क्या है, तो बता देंगे आप। ऊपरी स्तर पर ऊर्जा जो प्राप्त हुई है और बट्टे निचली स्तर पर जो ऊर्जा प्राप्त हुई है उसका 100 से मल्टीप्लाई करना। प्रकाश संश्लेषणात्मक दक्षता मतलब फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होता है? पौधों द्वारा प्राप्त कुल सौर ऊर्जा का वह प्रतिशत जो वे रासायनिक ऊर्जा में बदल पाते हैं। मतलब पौधों ने सौर ऊर्जा से जो भी ऊर्जा प्राप्त की है उसे वो जीपीपी में बदल पाते हैं, वही आपका प्रकाश संश्लेषणात्मक दक्षता कहलाता है। तो जो जीपीपी है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन बटे कुल सौर ऊर्जा गुणे 100, ये सामान्यतः 1 से 2% होता है। मान लीजिए ग्रॉस जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो कितना हुआ, वो मान लीजिए कि 2 किलो आपका है, 2 kg है। कुल सौर ऊर्जा जो उन्हें प्राप्त हुई वो लगभग 100 kg है, तो 2/100 गुणे 100 करोगे 2% आएगा, मतलब ये है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, जो प्रकाश संश्लेषणात्मक दक्षता होती है 1 से 2% होती है। इसके अलावा शुद्ध उत्पादन दक्षता मतलब नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ये कैसे निकालना है? तो NPP बटे GPP गुणे 100। NPP क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और NPP आप कैसे निकालते हैं? GPP में से डिसिपरेशन लॉस जो होता है उसे घटा करके, और बटे आपका हो जाएगा GPP और गुणे आपका 100 हो जाएगा। मान लीजिए 100 जो है कैलोरी था, ठीक है, टोटल आपका जो GPP था 100 कैलोरी था, लेकिन जो श्वसन वगैरह हुआ तो उसमें से 10 कैलोरी खर्च हो गया, तो 90 कैलोरी बचा, तो ये आपका NPP हो गया और ये आपका GPP हो गया, और गुणे आपका 100 है तो बस निकल आएगा। इसके अलावा आपका होता है रेसिपरेशन लॉस, श्वसन हानि। जैसे जैसे हम निचले पोषी स्तर मतलब T1 से उच्च पोषी स्तर की ओर जाते हैं, बढ़ते हैं,
तो श्वसन के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है। उत्पादक अपनी ऊर्जा का लगभग 20% श्वसन में खोते हैं। कितना खोते हैं? 20%। मान लीजिए कि 100 कैलोरी की ऊर्जा जो है उन्होंने बनाई, तो 20 कैलोरी वो श्वसन में खर्च करेंगे, 80 कैलोरी बचेगा। और ये हमारे आपके ऊपर भी लागू होता है। आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, मान लीजिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी जो है कहीं ना कहीं कैलोरी आपके सांस जब ले रहे हैं ना उसमें खर्च हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। और श्वसन में जो है कितना 20% खर्च करते हैं, जबकि जो मांसाहारी जीव होते हैं वो 60% तक श्वसन में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। तो उत्पादक कितना करते हैं खर्च? वो 20% करते हैं, जबकि मांसाहारी जीव 60% करते हैं। अब यहाँ पे हम ओडम के सार्वभौमिक ऊर्जा प्रवाह मॉडल की बात करेंगे। ईपी ओडम जो थे, इन्होंने 1968 में एक यूनिवर्सल मॉडल दिया जो ये समझाता है कि भाई दुनिया का कोई भी जीव है ना, या कोई पारिस्थितिकी घटक है, चाहे वो पौधा हो या जानवर हो या पूरा इकोसिस्टम हो, वो ऊर्जा को कैसे संभालता है। और इस मॉडल को जो नाम दिया गया इनपुट आउटपुट मॉडल नाम दिया गया, मतलब उसी तरीके से होता है। तो क्या है इसमें कि भाई इनपुट अगर आप देखते हैं तो क्या है कि जीव को प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा, जैसे पौधों के लिए प्रकाश, जीवों के लिए भोजन। तो ये कैसा काम कर रहा है? इनपुट का काम कर रहा है। भाई कोई पेड़ है, उसमें इनपुट हुआ प्रकाश, तो पौधों ने अपना ग्लूकोज वगैरह बनाया, सारी चीज़ें बनाई। उसके बाद में NU होता है नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है। वह ऊर्जा जो जीव के काम नहीं आती और बिना उपयोग के बाहर निकल जाती है, जैसे बिना पचा हुआ भोजन या मल। तो क्या है? NU आपका हो गया। इसके बाद में एसिमिलेटेड, मतलब ए से क्या होगा? एसिमिलेटेड, अवशोषित की गई वास्तविक ऊर्जा जो कि जीव ने अपने अंदर अवशोषित की। इसके अलावा R जो होता है रेसिप्रेशन, मतलब चयापचय और जीवित रहने के लिए श्वसन में खर्च हुई ऊर्जा। P जो आपका क्या है भाई? P मतलब प्रोडक्शन हो गया, बची हुई ऊर्जा जो जीव के नए मांस ऊतकों या विकास में बदलता है। यही ऊर्जा अगले कोशिश स्तर को मिलती है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र आपका हो जाएगा अवशोषित ऊर्जा इक्वल टू उत्पादन प्लस श्वसन। ईपी ओडम ने जो सारी कथा कहानी बताई उसका ये फार्मूला है। ऊर्जा प्रवाह नियंत्रण का एक आपका और नियम होता है टॉप डाउन और टॉप अप मॉडल, मतलब दो मॉडल होते हैं ऊर्जा प्रवाह नियंत्रण के। तो एक आपका होता है बॉटम अप नियंत्रण। क्या होता है? बॉटम अप नियंत्रण। इस मॉडल के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह जो होता है प्राथमिक उत्पादकों जैसे पौधों की उपलब्धता से तय होता है। मतलब पौधों को कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई है उसके हिसाब से बॉटम अप मॉडल जो है आपका चलेगा। मान लीजिए कोई पौधा है ना, उसको अधिक पोषक तत्व सूर्य के प्रकाश से मिल गए, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से बहुत अधिक पोषक तत्व मिल गए। अब जो अधिक पोषक तत्व मिलेंगे तो भाई पौधे बढ़ेंगे, जब पौधे बढ़ेंगे तो हिरन भी बढ़ेंगे, बहुत सारे हिरन हो जाएंगे, भाई खाना को मिल रहा है पर्याप्त। जब हिरन बढ़ेंगे तो बहुत सारे शेर भी हो जाएंगे, उन्हें भी खाना पर्याप्त मिल रहा है, क्या दिक्कत है? तो इसे कहते हैं बॉटम अप नियंत्रण। मतलब नियंत्रण नीचे से ऊपर की ओर होता है। जैसे जैसे घास बहुत उग रही है ना, बहुत पेड़ पौधे बन रहे हैं, तो फिर शेर भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हिरन भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो नीचे से ऊपर क्रम चलता है, इसीलिए इसे कहा जाता है बॉटम अप नियंत्रण, बॉटम अप कंट्रोल। इसके अलावा आपका टॉप डाउन नियंत्रण होता है, मतलब ट्रॉफिक कास्केड कहा जाता है। और ये पूछा जाता है प्रश्न, कई बार पूछा भी गया है कि भाई जो ट्रॉफिक कास्केड होता है इसमें ऊर्जा प्रवाह का नियंत्रण कैसे होता है। तो इस मॉडल में होता क्या है भाई? जो नियंत्रण होता है शीर्ष मांसाहारियों के द्वारा होता है। जैसे जो बॉटम अप मॉडल था उसमें जो ऊर्जा प्रवाह का नियंत्रण था वो घास के अनुसार था। घास अगर कम हुई तो सारे जीव कम होंगे, घास बढ़ रही है तो भाई शेर हिरन सब कुछ बढ़ेंगे।
लेकिन यहाँ पे जो आपका नियंत्रण होगा वो शीर्ष शिकारियों के द्वारा होगा। तो ऐसे पूछेंगे भाई, जो टॉप डाउन नियंत्रण है इसमें किसके द्वारा जो है ऊर्जा प्रवाह नियंत्रित होगा? तो शीर्ष शिकारी के द्वारा होगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं भाई, कोई जंगल है ना, तो वहाँ जो शेर हैं वो शीर्ष शिकारी हैं, वो अधिक होंगे तो वे हिरणों का शिकार जो है अच्छे तरीके से करेंगे और बहुत कम हिरण बचेंगे। जब बहुत कम हिरण बचेंगे तो पौधे और घास सुरक्षित रहेंगे। इसी को कहा जाता है ट्रॉफिक कास्केड। ठीक है, इस नियम को ट्रॉफिक कास्केड भी कहा जाता है। शीर्ष शिकारी हैं तो शाकाहारी कम होंगे, उत्पादक बढ़ेंगे। ये आपका हो गया ट्रॉफिक कास्केड का। और बॉटम अप नियंत्रण में ऊर्जा या पोषक तत्व बढ़ेंगे तो सभी स्तरों पर संख्या बढ़ेगी। पोषी स्तरों पर विषमता, ट्रॉफिक इको एफिशिएंसी पैराडॉक्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ है ये, इस पर हम बताते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे लिंडमैन थे, उन्होंने 10% का नियम दिया था कि भाई 10% का नियम है, प्रत्येक पोषी स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा ही जाएगी और 90% का क्षय होगा। लेकिन जो आपकी सीमा है ये विभिन्न पोषण स्तरों पे 5% से लेकर के 20% तक रहती है। उन्होंने तो 10% का नियम दिया था, लेकिन आप समझिए जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे तालाब है, महासागर है, वहाँ जो ऊर्जा स्थानांतरण की दक्षता है, मतलब ट्रॉफिक इफिशियंसी है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में बहुत अधिक है। इसका कारण क्या है, मतलब क्यों जो है, जो आपका समुद्र है या महासागर है या तालाब है, वहाँ पर जो आपकी दक्षता है ऊर्जा स्थानांतरण की वो अधिक क्यों है, स्थलीय जीवन पे ज़्यादा क्यों है? तो इसका कारण ये है कि भाई जो जलीय जीव होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को आपके छोटे छोटे जीव खाएंगे, फिर मछलियाँ खाएंगी, फिर उनको बड़ी मछलियाँ खाएंगी। तो फाइटोप्लैंक्टन के शरीर में जो है लकड़ी नहीं होती, या फिर जो है सेलुलोज जैसे जटिल पदार्थ नहीं होते हैं जिन्हें पचाना कठिन हो, मतलब बहुत आसानी से पच जाते हैं। इसीलिए शाकाहारी मछलियाँ इन्हें बहुत कुशलता से पचा लेती हैं। और जब पाचन इतना आसान है तो जो मतलब ऊर्जा उन्हें मिलेगी वो 20% तक मिल सकती है। तो यही बात है कि भाई पोषी स्तरों पर विषमता। आप देखिए कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, तालाब, महासागर, झील, जो भी आपका जल से संबंधित है, वहाँ पे ट्रॉफिक दक्षता जो होगी वो आपकी 10 से 20% तक होगी। ठीक है, ट्रॉफिक दक्षता क्या होगी? 10 से 20% तक। फाइटोप्लैंक्टन छोटे सुपाच्य होते हैं, बहुत आसानी से पच जाते हैं, इसमें लकड़ी या सेलुलोज जैसा जटिल कोई पदार्थ नहीं होता। बस ये बात है। स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें 5% से 10% हो, मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे आपके पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिनको पचाना कठिन है, तो वहाँ 5% ही ऊर्जा स्थानांतरित होगी। तो पौधों में सेलुलोज, लिमिन जैसी जटिल संरचनाएं होती हैं, इन्हें पचाने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए दक्षता कम होती है। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा भाई, जो आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें पोषी स्तरों में विषमता ज़्यादा होगी या दक्षता ज़्यादा होगी, ट्रॉफिक दक्षता ज़्यादा होगी, या फिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में? तो ट्रॉफिक दक्षता जाहिर सी बात है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ज़्यादा होगी। अब यहाँ आप देख सकते हो जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें क्या होगा, इसमें फाइटोप्लैंक्टन है उत्पादक, इसको जूप्लैंक्टन ने खाया, जूप्लैंक्टन को मछली, छोटी मछली ने, उसको बड़ी मछली ने, और उसको सबसे शीर्ष शिकारी मछली ने खाया। अब यहाँ देखिए ऊर्जा के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण, ओडम्स क्लासिफिकेशन इसे कहा जाता है। असब्सिडीकृत सौर संचालित, असब्सिडीकृत जो होता है जो पूरी तरीके से केवल सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है और जिनमें कोई बाहरी मदद उन्हें नहीं मिलती है, जैसे खुले महासागर, गहरे जंगल, इनकी उत्पादकता मध्यम होती है, मतलब बहुत उच्च नहीं होती है। तो इनके पास सिर्फ सूर्य का मामला होता है, भाई सूर्य से ही सब कुछ मिलेगा। उसके बाद जो आपका सब्सिडीकृत होता है, सब्सिडीकृत सौर संचालित,
इन्हें सूर्य के प्रकाश के साथ साथ प्रकृति से अतिरिक्त ऊर्जा या पोषक तत्वों की सब्सिडी मिलती रहती है। जैसे ज्वार नदमुख हैं आपके, जहाँ नदियाँ लगातार पोषक तत्व लाती रहती हैं, या वर्षा वन है, तो इनकी उत्पादकता बहुत उच्च होती है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल ऐसे पूछेगा, भाई असब्स्टिकृत सौर संचालित कौन सा है इसमें से? खुला महासागर, गहरे जंगल, ये सब दे देगा। तो खुला महासागर, गहरे जंगल होंगे, क्योंकि वहाँ पे सूर्य के प्रकाश से ही सब कुछ निर्धारित होगा। और जो आपका सब्स्टिकृत होगा उसमें ज्वार नदमुख आएगा, मैंग्रोव वन आएगा, इसके अलावा आर्द्रभूमियाँ हैं वो भी आएंगी, वर्षा वन आएंगे, ठीक है। और इनकी उत्पादकता उच्च होती है, जबकि जो असब्स्टिकृत हैं उनकी उत्पादकता उतनी उच्च नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ सूर्य पर निर्भर हैं। मानव सब्स्टिकृत सौर संचालित, जैसे इंसान खुद जो है बाहर से ऊर्जा लगाता है, उसमें आपकी कृषि भूमि है जहाँ खाद, ट्रैक्टर, सिंचाई, पानी, कीटनाशक, इनका सबका वो करता है। तो ये क्या है? ये आपकी मानव सब्स्टिकृत है, मतलब मानव सब्सिडी दे रहा है एक हिसाब से। तो ये आप समझेंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए, बात करते हैं पोषी स्तर के बारे में। पोषी स्तर क्या है? व्हाट इज ए ट्रॉफिक लेवल? कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है ना, उसमें जो खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है, उसमें किसी जीव को उसके भोजन या ऊर्जा प्राप्त होने के आधार पर जो विशिष्ट स्थान मिलता है, पोजीशन मिलती है, उसे ही उसका पोषी स्तर मतलब ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। मतलब कोई जीव है तो उसे किस स्थान पे भोजन मिल रहा है, किस स्थान पे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, कौन सी उसकी विशिष्टता है, तो उसी के आधार पे उसका पोषी स्तर डिसाइड होगा। पोषी स्तर को ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है, और जो पोषी होता है उसे ट्रॉफिक कहा जाएगा। ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है पोषण, नरिशमेंट या फिर फूड कह सकते हो। पोषी जो स्तर होते हैं उनकी गणना हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है, मतलब उत्पादक से शुरू होकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक। अब यहाँ देख सकते हो नीचे क्या है, नीचे आपका उत्पादक है, तो उत्पादक आपका क्या हो गया? T1, मतलब ट्रॉफिक लेवल 1, ये पोषी स्तर 1 पे है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आएगा T2, ट्रॉफिक लेवल 2, तो यहाँ पे टिड्डा होगा, ठीक है, टिड्डा, ये टिड्डा यहाँ पे होगा। फिर आपका द्वितीयक उपभोक्ता आएगा ट्रॉफिक लेवल 3, तो मेढक किस पे है? T3 पे है। फिर आपका तृतीयक उपभोक्ता आएगा जो कि सांप है, तो T4 में है। फिर आपका शीर्ष उपभोक्ता आएगा जो कि बाज है, तो ये आपका T5 में आएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता पूछता है किस में आता है, किस पोषी स्तर में आता है, तो T2 में आता है, याद रखना। अब यहाँ आप देख भी सकते हो, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक T1 स्वपोषी होते हैं, तो ट्रॉफिक लेवल 1 स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, विषमपोषी होता है, ऐसे दे देगा तो आप बता देना स्वपोषी होता है, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल 1 में कौन आता है? प्राथमिक उत्पादक। हरे पौधे, फाइटोप्लैंक्टन, नीलहरी शैवाल, ये सब आपके ट्रॉफिक लेवल 1 में आते हैं। T2 में आपका आता है प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब शाकाहारी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है, भाई जो शाकाहारी जीव होते हैं उनका पोषी स्तर क्या होगा? ऑप्शन दे देगा T1, T2, T3, T4, T5, T2 लगा देना बस। टिड्डा, हिरण, गाय, चूहा सब आपके T2 में आते हैं, और ये T2 हमेशा T1 पर निर्भर होते हैं। इसके बाद T3 में आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता ट्रॉफिक लेवल 3 में, ये प्राथमिक मांसाहारी होते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा, प्राथमिक मांसाहारी जीव किस पोषी स्तर में आते हैं? T1, T2, T3, T4, T5, T3 लगा देना। ऐसे भी पूछ सकता है मेढक किस में आएगा, तो T3 में आएगा, भाई वो प्राथमिक मांसाहारी है, टिड्डे को खा जाता है। लोमड़ी भी T3 में, बिल्ली भी, छोटी मछलियाँ भी। T2 जो होते हैं क्या करते हैं?
T3 T2 जीवों का शिकार करते हैं। इसी तरीके से T4 होता है, तृतीयक उपभोक्ता। ये द्वितीयक मांसाहारी होते हैं। तो प्रश्न पूछेगा द्वितीयक मांसाहारी किस पोषी स्तर से संबंधित हैं, तो T4 लगाना है आपको बस। या उसने पूछ लिया सांप किस पोषी स्तर का जानवर है, T4 का है। भेड़िया भी T4 का है। ये छोटे मांसाहारी जीवों को खा लेते हैं आराम से, मतलब T4 T3 को खा लेता है। इसके बाद आपका आता है T5, मतलब शीर्ष उपभोक्ता, क्वाटरनरी जिसे कहते हैं। तो सर्वोच्च मांसाहारी किस पोषी स्तर में आएंगे, ये भी पूछ सकता है। T1 T2 T3 T4 T5 लगा देना। या पूछ लिया शेर किस पोषी स्तर का जानवर है, T5 का है। शार्क भी T5 का है, मनुष्य भी T5 का है। इनका शिकार प्रकृति में कोई अन्य जीव नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखिए पोषी स्तरों से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक नियम कौन से हैं, ये आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। तो पहली बात तो है कि भाई एक जीव का एक से अधिक पोषी स्तरों में होना। जैसे एक ही प्रजाति एक ही समय पर एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तरों पर हो सकती है। जैसे आपकी चिड़िया है, ये T2 में है। T2 में क्यों है, क्योंकि ये शाकाहारी चीज़ खा रही है। तो अगर शाकाहारी खा रही है तो क्या है, ये T2 में है। लेकिन जब गौरैया बीज फल के अलावा जो है क्या खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है, तो T3 में पहुंच जाएगी। इसी तरीके से मनुष्य अगर सब्जी खाता है T2 में है, लेकिन जब मांस खाता है तो T3 में जाएगा। लेकिन मांसाहारी जीव का ही मांस खाता है तो T4 में चला जाएगा। खड़ी फसल के बारे में पढ़ लीजिए भाई। किसी निश्चित समय पर प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद जीवित पदार्थों, मतलब लिविंग मैटर जो होता है, उनकी कुल मात्रा को खड़ी फसल कहा जाता है। मतलब चाहे जो भी पोषी स्तर हो, उसमें जो भी जीवित पदार्थ हैं उसी निश्चित समय पर उनकी कुल मात्रा को स्टैंडिंग क्रॉप या खड़ी फसल कहते हैं। इसे प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित जीवों के द्रव्यमान या उनकी संख्या के रूप में मापा जाता है। मतलब मिट्टी में मौजूद अकार्बनिक तत्वों की मात्रा इक्वल टू स्टैंडिंग स्टेट, जीवित जीवों का भार स्टैंडिंग क्रॉप। यहाँ पर देख सकते हो लिंडमैन का नियम जो है आप देख सकते हो। जब T1 से T5 की ओर बढ़ोगे तो प्रत्येक स्तर पर 90% ऊर्जा श्वसन और ऊष्मा के रूप में नष्ट होगी। T4 या T5 स्तर के बाद ऊर्जा की मात्रा इतनी कम बचती है कि वह किसी अगले पोषी स्तर मतलब T6 के जीवों को जीवित रखने के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो यही है। यहाँ देख भी सकते हो 10,000 जूल था T1 में, फिर 1,000 जूल, 100 जूल, T4 में 10 जूल, T5 में 1 जूल, T6 में क्या बचेगा, कुछ नहीं। अब यहाँ पे पोषी स्तरों में ऊर्जा और जीवों का व्यवहार कैसा होता है, जैसे आप देख सकते हो T1 जो होता है, T1 से उच्च पोषी स्तर T5 की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, लगातार घटेगी। ये तो लिंडमैन का नियम है, आपको पता है। जीवों की संख्या क्या होगी, वो भी घटेगी। जीवों की संख्या क्या है, जीवों की संख्या भी घटेगी। मान लीजिए 1 लाख घास के जो है पेड़ हैं, फिर हिरन आपके 10,000 हैं, फिर शेर आपके कितने हैं, 500 हैं, इसी तरीके से घटेगी। लेकिन एक पेड़ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें नहीं घटेगी, उसमें तो बढ़ेगी। इसके अलावा जो कुल जीवभार है वो भी सामान्यतः घटेगा, लेकिन समुद्र या तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है तो उसमें बढ़ेगा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का शुष्क जीवभार क्या होगा, बहुत कम होगा, जबकि बड़ी मछलियों का शुष्क जीवभार बहुत अधिक होगा। श्वसन हानि लगातार बढ़ती है। ऊंचे स्तर के जीवों को अपना शिकार पकड़ने और विशाल शरीर को बनाए रखने के लिए अपने भोजन का एक बहुत बड़ा जो प्रतिशत है श्वसन में खर्च करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था भाई, पेड़ पौधे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनका श्वसन में 20% जाएगा, लेकिन जो शेर हैं, बड़े जानवर हैं, उनका 60% जाएगा। पेड़ सीधा खड़ा है, उसे कौन सी दिक्कत है, उसे कौन सा टहलना इधर उधर,
तो उसे श्वसन ही करना है। लेकिन जो शेर है वो दौड़ेगा, तो दौड़ने में ज़्यादा तेज़ी से सांस लेगा, तो उसमें श्वसन ज़्यादा जो है खर्च होगा। तो 60% जो ऊर्जा होती है वो श्वसन में खर्च होती है, जो शीर्ष शिकारी होते हैं। इसके अलावा विषाक्त पदार्थों का संचय, बायोमैग्निफिकेशन, गैर बायोडिग्रेडेबल रसायनों की सांद्रता प्रत्येक उच्च कोशीय स्तर पर अनिवार्य रूप से बढ़ेगी। वो जैव संचयन जैव आवर्धन पढ़ाऊंगा आगे, उसमें आप समझ जाएंगे। फिलहाल जो विषाक्त पदार्थ हैं उनका संचयन ज़्यादा होगा। यहाँ देख सकते हो ये आपका लिखा हुआ है बढ़िया तरीके से। जो ऊर्जा है वो क्या है, घट रही है। जीवों की संख्या घट रही है। एक पेड़ का अगर पाचतंत्र लोगे तो उसमें बढ़ेगी। कुल जैव भार घटेगा, लेकिन जो समुद्री पाचतंत्र है या आपका तालाब का पाचतंत्र है उसमें कुल जैव भार बढ़ेगा। श्वसन हानि बढ़ेगा। विषाक्त पदार्थों का संचयन बढ़ेगा। जो सबसे बड़ा टेंशन होता है भाई, जो बैक्टीरिया हैं, कवक हैं, केचुए हैं, ये जो अपघटक है ना, इनको किस कोशीय स्तर पर रखा जाता है। तो जो पारंपरिक रैखिक खाद्य श्रृंखला है, मतलब घास है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, तो जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें पिरामिडों में अपघटकों को कोई विशिष्ट कोशीय स्तर नहीं दिया गया है, यद्यप वे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य हैं। ये सभी कोशीय स्तरों मतलब T1 से T5 के मृत अवशेषों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें एक अलग श्रृंखला मतलब अपवृद्ध खाद्य श्रृंखला दे दिया गया। डेट्रिटस फूड चेन DFC का आधार माना जाता है। सभी कोशीय स्तर हैं और जो भी आपके T1 T4 T5 सबका जो है मरण होगा, मतलब सब मरेंगे बेचारे। तो जब मृत हो गए ना तो उनको कौन, बैक्टीरिया, कवक, केचुआ अपघटित करेंगे, फिर पोषक तत्व में वापसी होगी। बस भाई यहीं पे हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं, और जो अगला लेक्चर होगा उसमें खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पिरामिड के प्रकार क्या होते हैं, इसके अलावा जैव आवर्धन, जैव संचयन, सबकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। 2-3 लेक्चर और आएंगे। ठीक है।